क्लास 10th हिस्ट्री। सोचो देश क्या होता है। देश अगर बात करी जाए कि देश के बारे में आपको लिखना है कुछ, अगर 100-150 शब्द आपको लिखने को दे दिए जाए, क्या लिख पाओगे? कैसे डिफाइन करोगे क्या होता है देश, कैसे बनता है देश, लोगों से बनकर बनता है देश? तो आज हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में कि दुनिया में जो भी देश आज आपको नजर आते हैं ये कैसे बने, कब बने, मतलब क्या प्रक्रिया इन्होंने अपनाई। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप के देशों के बारे में कि यूरोप में जो आज हमें यूरोप दिखता है क्या ऐसा पहले था। सोच के देखना कि आज से सोचो 100 साल, 200 साल या 500 साल पहले दुनिया कैसी दिखती होगी। आज जैसी दुनिया में एकदम व्यवस्थित तरीके से दिखती है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, क्या आपको लगता है कि ये पहले दिखती होगी ऐसी ऐसी होगी? मतलब एक सोच के देखना। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और यूरोप के अंदर ये देश कैसे बने। आज लगभग 50 देशों का एक कॉन्टिनेंट है यूरोप पूरा, और क्या आपको लगता है कि आज से 300-400 साल पहले ऐसा ये यूरोप हमें नजर आता था? ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सामने खड़े होते हैं। तो फिर सबसे एक बेसिक क्वेश्चन जो आपके सामने आता है कि व्हाट इज नेशन, या फिर हम कहें व्हाट डू यू मीन बाय नेशन। इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज के हमारे टॉपिक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। हम बताने वाले हैं कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं इसमें। देखिए, इंट्रोडक्शन आप एक पढ़ेंगे, बैकग्राउंड, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगी, उसके बाद कैसे लोगों को जो है आइडिया एक मिलेगा नेशन का, कि कैसे लोग नेशन का निर्माण करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया लेकर, कि फ्रांस के लोगों ने कैसे क्रांति करी, और उसके बाद क्या होती है एरिस्टोक्रेसी। दुनिया में आपने कई व्यवस्थाएं सुनी, आज आप जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं उस लोकतंत्र के अलावा सोचो पहले कैसे लोग शासन करते होंगे, है ना। आपने बहुत एक जीता जागता उदाहरण सुना है क्या, राजशाही, कि लोग पहले राजा थे, राज कर मतलब राजा राज करते थे और प्रजा जो थी वो सफर करती थी, है ना। यही कुछ चीजें आपने पढ़ी हैं, लेकिन सोच के देखो कि क्या इनके अलावा भी कोई और व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा इसमें करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, अगर बीच में आप छोड़ के चले जाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये रैपिड रिवीजन में करा रहा हूं, फुल डिटेल में चैप्टर मैंने आपको करा दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं एकेडमिक पाठशाला पर, जिसमें एसएसटी की आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें राइज ऑफ नेशन पूरा हमने एनसीईआरटी से कवर किया हुआ है। ये एक रैपिड रिवीजन के तौर पे आपके सामने लेके आए हैं, जहां से आपका एकदम रिवीजन हो जाएगा कि कैसे पूरे यूरोप में नेशनलिज्म आया, नेशन का मतलब क्या था लोगों के लिए, अलग अलग प्रकार के मीन निकाल रहे थे लोग कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, या रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होता है, या अगर हम बात करें कि मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कैसे बने। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें जो है आपके सामने निकल के आएंगी। और उसके बाद देखो ये रहा लिबरल नेशनलिज्म क्या था, उसके बाद एक कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी जो आप बात करते आ रहे हैं कि 9th क्लास से, कि कंजर्वेटिस्ट, रेडिकल्स और जो थे आपके कौन लिबरल्स, ये कौन थे, तो उन्हीं में एक लिबरल्स आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कंजर्वेटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिस्ट किस आइडियोलॉजी के लोग थे, है ना। एक बहुत बेसिक चीजें हैं, और उसके बाद आप एक कंक्लूजन के तौर पे निकल के जब समझ में आएगा आपको कि कैसे ये देश बने दुनिया में, कैसे एक इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट जो है वो अलग अलग देशों में कैसे इंडिपेंडेंट जो है इनके नेशन बने हैं। बहुत बहुत ध्यान से सुनना है, और उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाए उसके बाद आप हमसे बता सकते हैं कि क्या कंफ्यूजन आपका रह गया है, वो कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम क्रांतियों का दौर देखेंगे, है ना। दुनिया में आज जैसे भी देश बने हैं बिना क्रांति के तो नहीं बने हैं, है ना, क्योंकि कोई भी जो पावर में बैठ जाता है ना वो अपनी पावर को खोना नहीं चाहता, और खोने के लिए और उसको पावर से हटाने के लिए जो आम जनता होती है, जो सफर करती है, वो क्या करती है, क्रांति। तो हमें क्रांति का दौर भी देखने को मिलेगा कि कैसे लोगों ने क्रांति करी, और जो व्यवस्था थी एकदम जटिल, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, बहुत एकदम कंजर्वेटिव टाइप की रूढ़िवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को ये लोग कैसे खत्म करेंगे, एकदम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और उसके बाद लेके आएंगे डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेसी क्या होगी वो भी चर्चा होगी इसमें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग कैसे लोगों के बीच में क्रिएट होंगी, जिससे लोग अपने देश से बहुत ज्यादा लगाव मतलब लगाएंगे, और उसके बाद अपने देश के प्रति इनमें, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यूनिफिकेशन जर्मनी का, कि जर्मनी जो आज हमें दिखता है इसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ। इसका मतलब क्या है कि जर्मनी पहले कुछ और कंडीशन हो गई, है ना। सीधी सी बात ये है कि अगर यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले ये कहीं बटा हुआ होगा इधर उधर टुकड़ों में, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखेंगे। ऐसी सेम कहानी हम पढ़ेंगे इटली की, इटली भी कई टुकड़ों में बटा था लेकिन उसका यूनिफिकेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रिटेन का, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ब्रिटेन की कि कैसे ग्रेट ब्रिटेन, और उसके बाद दुनिया की वर्ल्ड पावर बन के निकला ग्रेट ब्रिटेन। कहते हैं सूरज जहां से निकलता है वहां से लेकर सूरज अस्त होता है वहां तक, यानी कि एक छत्र अधिकार स्थापित हो गया था ब्रिटेन का। सोचो इतनी पावरफुल कंट्री कैसे बनी, और उसके बाद इसका उससे पहले ये क्या था, इसकी कहानी थोड़ी हम पढ़ेंगे इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये रहा ब्रिटेन का केस, और उसके बाद कि फिर बाद में ये जब कहानियां क्रांति खत्म हो जाएंगी तो लोग अपना अपना नेशन बना लेंगे, तो कैसे विजुलाइज होंगे, यानी कि किन किन चीजों से लोग अपने अपने नेशन को विजुलाइज करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनके बारे में भी थोड़ी बहुत हम बात करेंगे। और फिर नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म दो आइडियोलॉजी हैं, इनके बारे में भी चर्चा होगी, और उसके बाद इंपोर्टेंट डेट्स और ईयर्स
ये आपको याद रखनी होंगी क्लास 10th में अगर आप हैं तो, है ना। अगर आप कंपटीशन लेवल का भी तैयारी करते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप एकेडमिक पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। आपको थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पर एकदम डीपली आपको एक्सप्लेन की है मैंने बाय एनसीईआरटी, है ना। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कि तो सीधा सा टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने राइज ऑफ नेशनलिज्म यानी कि नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, कौन से ऐसे कारक थे जिनकी वजह से लोग क्रांति करने पर मजबूर हो गए। यानी कि ये सब जब फैक्टर्स पे हम बात करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि लोग क्रांति क्यों किए, दुनिया में जो व्यवस्थाएं चल रही थी उस व्यवस्था के खिलाफ लोगों ने आवाज क्यों उठाई, है ना। तो थोड़ा सोचने वाली बात है ना उसके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनकी जो बाउंड्री चेंज हमें हुई जब नेशन का निर्माण हुआ, तो लोगों ने जब क्रांति करी और क्रांति करने के बाद सब देशों की बाउंड्री चेंज हो गई, यानी कि जो पॉलिटिकल यानी कि उनका सिस्टम था वो तो चेंज हुआ ही, उसके बाद उनका पूरा फिजिकल मैप भी चेंज हो गया, पूरे यूरोप का, यूरोप छोड़ो दुनिया के सभी देशों का फिजिकल मैप चेंज हुआ। ये आपने इंडिया का एग्जाम्पल देखा होगा कि 1937 में म्यांमार जब हमसे अलग हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 1947 में हमसे कौन अलग हुआ, मतलब पाकिस्तान अलग हुआ, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, और फिर आपने देखा 71 में हमसे जो है बिल्कुल पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बना, है ना। तो ऐसे पॉलिटिकल मैप और उसके साथ साथ फिजिकल बाउंड्री भी चेंज होती रही हैं समय के साथ। तो ऐसे यूरोप में भी हुआ, कई कई चेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा होगा कि कितनी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है आपका। अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया है तो इस चैप्टर की बेटा शुरुआत होती है हमारी पेंटिंग से, और समय था 1848 का, और वो समय था जहां बहुत सारे थिंकर्स, फिलोसफर्स, राइटर्स, है ना, स्कॉलर्स, ये निकल निकल के आ रहे थे जो अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे लोगों को, कि लोगों के सामने कि लोगों की समस्याएं क्या क्या है, लोग कैसे परेशान हैं, मतलब किन चीजों से परेशान है, उसके बारे में लोगों को वो गाइड कर रहे थे अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से, अपने जो भी उनके थॉट्स थे वो जैसा चाहते थे वो सब लिखते थे अपनी किताबों में, पेंटिंग्स में। तो ऐसे ही एक फ्रेडरिक सॉरियो जो जर्मन यानी कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ये भी इन्होंने एक पेंटिंग बनाई चार, और चार पेंटिंग में ये आपको एक पेंटिंग दिख रही होगी बहुत अच्छी, और एकदम मतलब कह सकते हैं एक पेंटिंग बहुत कुछ कह रही है अपने आप में। और इस पेंटिंग को समझने के लिए थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखने के लिए आप जो है अगर स्टूडेंट लाइफ में पेशेंस नहीं है तो भाई साहब कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप ध्यान रखना। तो पेशेंस थोड़ी सी देर बनाए रखिए और चीजें सीखते रहिए। इस पेंटिंग में क्या मतलब है देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग जो हैं लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, है ना, एक लॉन्ग क्यू चेन बनाए हुए हैं, और जिसमें लोग इसका ये लोग कौन है, तो ये लोग हैं अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करने वाले, जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं। कहां, यानी कि उन्होंने पेंटिंग में दिखाया है कि ये सब लोग अलग अलग देशों से रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। कुछ इसमें ज्यादातर यूरोप के हैं और अमेरिकन लोग हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर लंबी कतार में खड़े हुए हैं और अपने हाथ में अपनी कॉस्ट्यूम्स, अपने ट्रेडिशंस की चीजें जो पकड़े हुए हैं वो सारी उनको उनके हाथ में है, जैसे कि उनका झंडा है, वो सब अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाली चीजों को पकड़े हुए हैं। ज्यादातर सभी लोग अपने अपने देश का झंडा पकड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है, और ये आपको एक दिख रही होगी, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता का प्रतीक, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक। इनके हाथ में आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या, ये है आपके हाथ में, इनके हाथ में क्या है, एक टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट क्या थी, यानी कि जब हम अपनी बुद्धि का विकास कर लेते हैं इसका मतलब हमारा इनलाइटमेंट हो गया। गौतम बुद्ध ने जैसे किया, महावीर ने किया, इन लोगों ने इनलाइटमेंट क्या किया, अचीव ही तो किया था। यानी कि इन्होंने अपने ब्रह्मांडों के रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्यों को पता कर कर इन्होंने कहा कि हमने अब अपनी बुद्धि का इनलाइटमेंट कर लिया, यानी कि इन्होंने बहुत सारी चीजें जो थी वो रहस्यमय उनको पता कर लिया था। ऐसे ही जब हमारा एनलाइटमेंट हो जाता है, यानी कि हम अपने बहुत सारी चीजें जो अभी तक नहीं जानते हैं उनसे जब हम अवेयर हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा एनलाइटमेंट हो चुका है। तो यही वो टॉर्च है एनलाइटमेंट की, जो लोगों को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है कि ये बुद्धि को खोलने का काम करती है ना। और उनके एक हाथ में है, ये आपको दिख रहा होगा, चार्टर ऑफ राइट्स, यानी कि कुछ लोगों के अधिकार होते हैं, आपके भी अधिकार होंगे, मेरे भी अधिकार है ना, सबके कुछ कुछ अधिकार, यानी कि सबको कोई ना कोई अधिकार मिला हुआ है। आपको इंडिया में अगर आप हैं तो इंडिया में आपने देखा आपको क्या, बहुत सारे नेचुरल राइट्स, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स और बहुत सारे लीगल राइट्स, कई तरीके के राइट्स यानी कि आपको मिले हुए हैं इस देश के थ्रू। तो इसका मतलब अगर सोचो आपसे आपके राइट छीन लिए जाए तो क्या होगा, यानी कि तो आपका जीवन क्या है, जानवरों की तरह हो जाएगा। आपके ऊपर से सारे राइट्स छीन लिए जाएं कि आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वो नहीं खा सकते, आप घूम नहीं सकते, घर में ही रहेंगे, है ना, जीवन नर्क हो जाएगा ना। तो नर्क से बचने के लिए हमारे लिए अब सोचो राइट्स कितने जरूरी हैं, यानी कि अब आपको इंपोर्टेंस समझ में आगे आगे होगी इनकी कि राइट्स कितने जरूरी हैं। अब अगर आपके पास ये राइट्स नहीं है तो क्या करोगे, इनको अचीव करने की कोशिश करोगे। तो ऐसा ही यूरोप के लोगों ने किया कि जो इनको राइट्स नहीं मिले थे वो राइट्स प्राप्त करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हमें ये राइट्स मिलने चाहिए, लाइक दैट राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच,
है ना? बहुत सारे बेसिक राइट्स हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 6 राइट तो फंडामेंटल राइट्स ही हैं। अगर याद कर लो तो यही आपके लिए एग्जांपल के तौर पे इनफ होंगे। उसके बाद सोचो अगर आपके पास ये राइट्स ना हो तो आप अचीव करने की कोशिश करोगे, और अगर जिससे आप मांग रहे हैं कि साहब हमें ये हमारे राइट्स दे दो, और वो देने से मना कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उसके या तो चांटा मारोगे, यानी कि या तो फिर आप क्रांति करोगे। अगर पूरे विश्व लेवल पे ये बात छिड़ जाए, सोचो कि दुनिया में एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपको राइट्स देना ही नहीं चाहती है, तो आप क्या करोगे? सब ऑर्गेनाइज हो जाओगे और उसके खिलाफ हल्ला बोल दोगे कि भाई मारो इसको, पीटो, क्योंकि ये हमें अधिकार नहीं दे रहा है ना? तो ऐसा ही कुछ यूरोप के लोगों ने किया, हमारे लोगों ने भी किया था। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे भारतीयों ने अंग्रेजों से अपने राइट्स छीने और उसको उनको यहाँ से भगाया, है ना? इसी तरीके से यूरोप में भी ये संकट था कि लोगों को कुछ बेसिक राइट्स जो मिलने चाहिए वो नहीं थे, तो उसको प्राप्त करने के लिए लोगों ने क्या किया? क्रांति करी भैया, क्रांति। सोचो इतनी बड़ी क्रांति कि पूरे नक्शा बदल दिया, पूरे एकदम दशा और दुर्दशा जो थी वो सब बदल गई लोगों की, ठीक है? यानी कि जो पहले दुर्दशा हो रखी थी और उनकी जो दशा थी, उस दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आपको समझ में आता है तो, है ना? अगर क्लास 10th को बेस क्लियर करना है तो इस चैप्टर से आप अपना बेस मजबूत कर सकते हैं कि कैसे यूरोप में बदलाव जो हुए वो दुनिया में फिर पूरे बदलाव लेके आया। यूरोप में जो बदलाव हुए वो कह सकते हैं वो दुनिया के लिए लेगेसी बन के आए, और फिर उन्हीं से दुनिया वालों ने, अन्य देशों ने अपने यहाँ बदलाव किए। इंडिया ने भी अपने यहाँ बदलाव किए, ऐसे एशियन कॉन्टिनेंट में जितने भी देश थे उन सब ने अपने यहाँ इसी तरीके से बदलाव किए। पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जहां जहां यानी कि बदलाव हमें देखने को मिलते हैं वो हमने यूरोप से ही सीखे, है ना? तो यूरोपियंस में पहले ही वो लोग, उनके अंदर दिलचस्पी आ गई थी, भैया अब हमें मोनार्की नहीं चाहिए, अब हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां हमें लिबर्टी हो, जहां हमारे सामने इक्वलिटी हो, जहां हमें जस्टिस मिले, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जिए। तो यूरोप में इन चीजों को वैल्यू दी गई। समझ में आया? चलो उसके बाद चार्टर ऑफ राइट्स मतलब समझ में आ गया होगा कि लोग, ये जो लोग हैं ये इन राइट्स को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस स्टैचू में दिखा, इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि यहाँ पर यूएसए और स्विट्जरलैंड के लोग हैं जो इस स्टैचू को अभी अभी पास किए हैं जस्ट, और उसके बाद उनके पीछे जस्ट फ्रांस खड़ा हुआ है, यानी कि ये लोग फ्रांस के हैं, और उनके जस्ट पीछे ट्राई कलर का झंडा लिए वो जर्मनी के लोग हैं। जर्मनी के पीछे भी पोलैंड, टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, ठीक है, इस टाइप के अलग अलग देशों के लोग पीछे सब लोग खड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी वारी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर भी आएगा, है ना? सबको धक्का मुक्की नहीं कोई करेगा, सबका नंबर आएगा। तो यही बात यहाँ पर ये लागू होती है कि कोई भी, सबका नंबर एक एक करके आ रहा है कि सब क्या कर रहे हैं, इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसका मतलब स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहे हैं, यहां से अपने राइट्स प्राप्त कर रहे हैं और उनका इनलाइटमेंट होता जा रहा है। यानी कि अब वो गुलाम नहीं रहेंगे, वो किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी राजा की नहीं सुनेंगे, यानी कि कोई उनके ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी ऑर्डर नहीं पास मतलब पास करेगा, वो जैसा चाहेंगे वैसे वो करेंगे, ऊपर के जो भी अथॉरिटी होगी वो, ठीक है? तो इस टाइप की दुनिया वो एक, ये इमेजिनेशन है, सौर्यों का इमेजिनेशन है कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, यानी कि अब आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो फोरग्राउंड है, ये फोरग्राउंड, यहाँ पर जो भी राजशाही से संबंधित चीजें थी, यानी कि राजा का जो भी आप देखते हैं मुकुट, उनकी जो ड्रेस वगैरह होती है, ये जो भी चीज उनकी मतलब कॉस्ट्यूम्स बहुत सारे होते हैं राजशाही से संबंधित, कोई उपाधि मिली होती है तो कोई मतलब मेडल टाइप से दिया जाता है ना? तो इसी टाइप से लोग जो थे राजशाही से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो सब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने फेंकते हुए और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को माय लॉर्ड सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अब यहां से ये लोग मोनार्की को फेंक रहे हैं, यानी कि मोनार्की से संबंधित चीजें जो भी हैं उनको फेंक रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को प्राप्त कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को मतलब स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहे हैं और अपने राइट्स को प्राप्त कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का एनलाइटमेंट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पुरानी रूढ़िवादी यानी कि कंजर्वेटिस्ट आइडियोलॉजी को छोड़कर, यानी कि एकदम एकदम कैसी रेडिकल यानी कि मॉडर्नाइज, जो कह सकते हैं कट्टरपंथी लोग थे, वो जो पूरा चेंजमेंट चाहते थे सोसाइटी के अंदर और एकदम मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहते थे कि मॉडर्न वर्ल्ड होगा जहां हर टाइप की चीजें होंगी, जहां इक्वलिटी होगी, जहां लिबर्टी होगी, जहां फ्रेटर्निटी होगी, जहां जस्टिस होगा, जहां डेमोक्रेसी होगी, इस टाइप की दुनिया को वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसी टाइप से वो लोग सब आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर से ये जीसस क्राइस्ट और उनके साथ की ये परियां, ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे वाह, जैसा हमने सोचा था वैसे ही ये लोग कर रहे हैं, है ना? तो बढ़िया है, बनाए इंसान ही थे, चलो इंसानियत इनमें अब जिंदा तो हुई। पहले तो अभी तक ये क्या कुत्तों को जिंदगी जी रहे थे कि गुलामी भरी जिंदगी, क्या है कुत्ते जैसी जिंदगी है। तो ये सब देखकर जो है जीसस बहुत खुश हो रहे हैं और लोगों उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि चलो बढ़िया हो रहा है, इनके बीच में एक ब्रदरहुड की भावना बढ़ रही है, फीलिंग जो है ब्रदरहुड की क्रिएट हो रही है। ये सब पेंटिंग में बताया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर की यानी कि एक्सप्लेनेशन में पेंटिंग का, ठीक है? आगे की चीजें जो अगर आपको पता करनी है तो भाई साहब पूरा वीडियो देखना है, आने वाले सभी वीडियोस को, ठीक है? रैपिड रिवीजन के तौर पे आज मैंने ये करा दिया पेंटिंग, उसके बाद मैं एक एक करके टॉपिक पूरे जल्दी से जल्दी, हो सकता है 2-3 लेक्चर में पूरा लेक्चर जो है पूरा चैप्टर आपका एक्सप्लेन करा दूंगा
आपको फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स माय गारंटी। और उसके बाद आप जो है चीजों को बार बार पढ़िए। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती, आप वीडियो को बार बार सुनिए, सुनने से भी हम सीखते हैं, है ना। अकबर की तरह, अकबर क्या था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन क्या सुन सुनकर ही तो सीखा था। 50 साल शासन कर गया कि नहीं। अगर दुनिया में शासन करना है तो अकबर जैसी स्ट्रेटजी अपनाओ। यानी कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुनिए, सुन नहीं सकते तो देखिए कम से कम हो क्या रहा है, कुछ तो करिए। जिंदा है तो जिंदा रहने का एहसास रहना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।